हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्कडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट में लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि एग्जैक्टली ग्रेविटी क्या होती है और हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बेसिक सी जानकारी ली थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, केप्लर्स लॉ एंड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। और यदि आपको इसका फील चाहिए और आपको पिछला वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, हमने डाल दिया होगा। तो केप्लर्स लॉ, लेकिन आज पढ़ने से पहले हम एक मजेदार कहानी से शुरू करेंगे। तो आज तक लोग आपने सुना होगा कि एप्पल गिरा और न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में पता चला, लेकिन क्या न्यूटन इतना मूर्ख था कि सिर्फ एप्पल गिरा और उसको ग्रेविटी के बारे में पता चल गया? नहीं। इसकी शुरुआत होती है 15th सेंचुरी में। उसका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने बोला था कि हमारी अर्थ सेंटर पे होती है, सन सेंटर पे होता है और सारे ऑब्जेक्ट्स उसके गोल 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 घूमते हैं ऐसे। लेकिन तब लोगों ने उसे पागल कहा और उसे राज्य से निकाल दिया गया था। और करीब करीब 150 साल बाद हमारे आए गैलीलियो साहब। गैलीलियो से पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए थे वो खुली आंखों से हुए थे। The observation were made by naked eyes। लेकिन गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप का यूज किया और टेलीस्कोप के यूज से उसे पता चला कि हमारी अर्थ सेंटर पे नहीं है जिस तरह हम घूम रहे, और बहुत सारी चीजें हैं ब्रह्मांड में जो घूम रही है, लेकिन वो हमारे साथ में नहीं घूम रहे, वो अलग डायरेक्शन में घूम रहे। तो उससे इससे ये पता चला कि अर्थ सेंटर नहीं है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि हमारी अर्थ सेंटर पे नहीं है, कुछ और ऐसी एक चीज है जो सेंटर पे है। तो बाद में लोगों को पता चला कि सन सेंटर पे होता है। और इसी के बाद आते हैं हमारे ब्राह्म साहब। उन्होंने भी सेमली एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स बनाए, बहुत सारा रिसर्च किया और बता के चले गए। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, कोई भी इसको प्रूव नहीं कर सका, बस देखा था, स्टेटमेंट दिए और चले गए। लेकिन बाद में आते हैं हमारे केप्लर साहब। तो केप्लर साहब ने बहुत ही मजेदार तरीके से ऑब्जर्वेशंस किए और उन्होंने 3 लॉ दिए जो अब हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो केप्लर लॉ में देखिए, लेकिन हम न्यूटन के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि केप्लर ने सारे लॉ दे दिए थे, बस एक चीज थी कि उन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया था, जो कि हमारे न्यूटन साहब ने दिया। केप्लर सारी जिंदगी परेशान था बस मार्स के बारे में, क्योंकि जब भी वो मार्स को देखता था, मार्स एक डायरेक्शन में घूमती हुई उसे दिखाई नहीं देती। वो कभी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई दे रही थी तो कभी एंटी क्लॉकवाइज तरीके से घूमती हुई दिखाई दे रही थी। ये सब हो रहा था उसके स्पीड की वजह से। तो हम देखते हैं कि हमारे केप्लर साहब ने क्या क्या बताया। तो केप्लर साहब ने 3 लॉ दिए। तो पहले लॉ में वो बोलते हैं द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब इसमें आप ऑर्बिट को पहचानते हो, प्लैनेट को पहचानते हो, लेकिन ये जो शब्द है वो आपके लिए नए होंगे। स्टैंडर्ड 10 तक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। इलिप्स और फोकाई ये क्या हो? इलिप्स का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली इलिप्स क्या है ये आपको पता नहीं होगा। तो इलिप्स सर्कल जैसा होता है, लेकिन सर्कल नहीं होता, उसके 2 फोकस होते हैं। जैसे कि सर्कल को एक सेंटर होता है और ये सर्कल होता है, उसी तरह से इलिप्स को 2 फोकाई होते हैं। हम कहते हैं F1 F2 और ये होता है इलिप्स। इस तरीके का कुछ होता है इलिप्स। इसमें आप इस लाइन जो है, सर्कमफरेंस जो है, कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा और करेक्ट कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस आता है, मान लेते हैं इसे P कहते हैं, तो PF1 प्लस PF2 हमेशा सेम आता है। मान लेते हैं हम दूसरी लाइन निकालते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे, इसको नाम देते हैं Q। तो QF1 प्लस QF2 हमेशा कांस्टेंट आता है। ये होता है हमारा इलिप्स। तो इलिप्स के बारे में शायद आपको पता चल गया होगा। तो वो क्या कहते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक फोकाई को अगर हम सन की पोजीशन दे देते हैं, मान लेते हैं हम F1 को दे देते, अगर हमने इस F1 को सन मान लिया तो ये हो जाता है प्लैनेट का ऑर्बिट। इस तरीके से अर्थ घूमती है। मान लेते हैं ये अर्थ है, ये सन है, इसे हम लोग कहते हैं फोकाई, इसे कहते हैं इलिप्स। इस तरीके से कुछ है। अर्थ एग्जैक्टली सर्कल में नहीं घूमती, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। और इलिप्स क्या है आपको समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पे सेकंड लॉ होता है। सेकंड लॉ क्या कहता है? वो कहता है
लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, क्या कहता है, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं अभी ये प्लैनेट हमारा ए पोजीशन पे था, इधर था, इधर वो घूमते 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 इधर गया, कितने टाइम में गया, टी टाइम में वो इधर पहुंच गया। तो ये जो लाइन है प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसने जितना एरिया स्वीप किया वो हमेशा इक्वल रहता है। मान लेते हैं हमने टी को ले लिया 1 मंथ, इस तरीके से, तो 1 महीने में अर्थ इधर से इधर 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 तक आ गई, तो इसे हम लिखते हैं A1। तो ये हो गया एरिया। मान लेते हैं घूमते 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 सी पे आ गई और इधर से इधर जाने में भी 1 ही मंथ लगा, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है वो सेम होना चाहिए। आपको ये तो बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो ये जो होता है वो इस तरह से बड़ा होता है, वास्ट होता है, ऐसे वास्ट, और ये जो होता है वो चपटा होता है। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा लिखा है, लेकिन वो असल में चपटा होता है, इसलिए वो एरिया कम हो जाता है। और मान लेते हैं कि अर्थ इधर है, 1 महीने में अर्थ इधर तक पहुंची, तो ये एरिया ये एरिया ये एरिया सब इक्वल होता है। ये होता है हमारा सेकंड लॉ। तो वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, क्या, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, 3 स्टेटमेंट कई बार बोर्ड में आ चुके हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन, किस तरह से आता है, स्टेट द केपलर्स लॉ, या फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ में एक छोटी सी डेरिवेशन है, बस इतना ही है और हमें पता चल गया। अब आता है थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। वाह, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लग रहा है, समझ में नहीं आया कुछ, तो देखिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। मान लेते हैं अर्थ को सन के अराउंड घूमने में टाइम टी लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, टी, तो वो क्या कह रहा है, उस टाइम का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने 7th स्टैंडर्ड से प्रोपोर्शनलिटी मैथ्स में सीख के रखी है, तो प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, ये साइन होता है ऐसे। क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये प्लैनेट और सन का डिस्टेंस हम आर लेते हैं, यहाँ पे आर ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस को हम आर नहीं लिखते, या फिर इस डिस्टेंस को हम आर नहीं लिखते, मीन डिस्टेंस। आपने मीन के बारे में पता चला होगा कि मान ले 2 नंबर से, एक है 2 और एक है 4, तो दोनों का मीन क्या आएगा, 3। क्या करते हैं, 2 + 4 डिवाइड बाय 2। मैथ्स में, स्टैटिस्टिक में आपने पढ़ा होगा, खैर ये मैथ्स की बात है, साइंस तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये दिया था केपलर ने। तो प्रोपोर्शनल है, हमें तो इक्वेशन लिखने की आदत है, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम इक्वेशन लिख सकते हैं इस तरह से, लिखते हैं t² इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लिख सकते हैं k r³। तो r³ को जब हम इधर ले जाते हैं तो वो आ जाता है ये है हमारे चैप्टर की सबसे पहली डेरिवेशन या इक्वेशन। लेकिन ये केपलर ने देख के बताए थे, ऑब्जर्वेशंस को प्रैक्टिकली देख के लिखा था, लेकिन ये आया कहां से, इसका प्रूफ क्या है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन साहब ने दिया था। तो यहाँ पे केपलर साहब खत्म होते हैं। तो न्यूटन ने जो भी कुछ किया था, मैक्सिमम अमाउंट केपलर ने उसको पहले से ही बता दिया होता है, तो वो सिर्फ मैथमेटिकल काम करते और डेरिवेशन निकालते। आई होप आपको केपलर लॉ समझ में आया होगा। अगर आपको ये डेफिनेशन और नोट्स चाहिए तो पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपने ले लिया होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो सेकंड लॉ हमने देखा था एरिया के बारे में, उसका एनिमेशन स्क्रीन पे डाल दिया जाएगा, आपको वो दिखेगा। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। हमने पहले केपलर्स लॉ पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। इस पहले स्टेटमेंट पे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई तो 2 ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में। मान लेते हैं
ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या कह रहा है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनेट फोर्स। मान लेते हैं इस पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे F और ये खींच रहा है इसको F। तो ग्रेविटी क्या करती है काम? मैंने पहले लेक्चर में बताया था ग्रेविटी क्या काम करती है, एक दूसरे को खींचने के बारे में। तो ये ऑब्जेक्ट कह रहा है मेरे पास आ जा, ये कह रहा है नहीं तू मेरे पास आ जा, और इस तरह से दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं। तो विद डेफिनेट फोर्स ये फोर्स फिक्स होता है, बदलता नहीं, डिस्टेंस के साथ बदलता है लेकिन पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेम रहता है। क्या कह रहा है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो क्या पता चल रहा है? फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। हम लिखते हैं यहाँ पे m1 m2, मानते हैं इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? 1/, क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मान लेते ये यहां पे, और आप यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे, आप यहां से डिस्टेंस लोगे नहीं, हमें डिस्टेंस जो है उसके सेंटर ऑफ मास से लेना है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर पे। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है जब उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। तो फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप पढ़ने जा रहे हो उसमें सेंटर ऑफ मास सेंटर पे रहेगा, इसलिए सेंटर से डिस्टेंस लो। तो इससे इस सेंटर से हमने इस सेंटर तक का डिस्टेंस मान लेते हैं r है। क्या माना? r, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r स्क्वायर। तो ये क्या है? ये इस लॉ का ये हो गया निचोड़, निचोड़ के हमने इस लॉ से ये निकाला। क्या निकाला? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स एंड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन हमें तो इक्वेशन में लिखने की आदत है, जैसे हमने केपलर्स लॉ में भी देखा था, तो हम इसे इक्वेशन में लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे ऐसे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप मान लेते हैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, इज इक्वल टू, कांस्टेंट को हम लिखते हैं g लिखते हैं यहाँ पे g। वैसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की जो कमिटी होती है, जो फिजिसिस्ट कमिटी होती है, वो पर्टिकुलर कांस्टेंट को कोई ना कोई लेटर देती है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू फिक्स करके रखती है। तो इसको हमने फिक्स किया है g। तो हम लिख सकते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आ गया हमारे लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार लगा दीजिए नोटबुक में, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है? फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे g क्या है? g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये कांस्टेंट तो आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। हम लिखते हैं जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11। क्या होती है? 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अब यूनिट, जैसे हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं, तो इसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे? हमें तो पता ही नहीं। तो हमें फोर्स की यूनिट पता है, फोर्स किस में लिखते हैं? न्यूटन में। मास किस में लिखते हैं? केजी में। और डिस्टेंस मीटर में। तो जी को हम लिख सकते हैं ऐसा, जी इज इक्वल टू एफ, आर को उधर ले गए, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये आ गया जी का फॉर्मूला। तो यहां से यूनिट भी निकाल सकते हैं। जी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, फोर्स के न्यूटन, इधर मीटर स्क्वायर, और मास इसकी नीचे केजी स्क्वायर। ये आ गई हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमने क्या देखा? हमने पढ़ा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स and this force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to square of distance between them। और इसमें एक कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका नाम है g, और g की वैल्यू होती है 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया।
अब हम जल्दी से बस एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हम लेते हैं इसका मास ले लेते हैं हम m, इसका मास लेते हैं हम छोटा वाला m, दोनों के बीच में डिस्टेंस देते हैं आपको d। तो इसमें से फोर्स क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर हमने d की जगह 2d लिया देन फोर्स इज इक्वल टू क्या, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका मास है m, इसका मास है स्मॉल m, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। अगर डिस्टेंस को 2d कर दिया तो फोर्स क्या होगा, तो फाइंड करते हैं हम। F इज इक्वल टू g, ऊपर तो सेम रहेगा, मास में तो हमने कुछ छेड़छाड़ी नहीं की। d की जगह क्या आएगा, d की जगह आएगा 2d, 2d का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा g m m अपॉन 4d स्क्वायर। तो ये था हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसा, और इसमें डी जगह है 4, तो हम लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं f डैश। इसे क्या माना हमने, इसे माना f डैश। तो f डैश इज इक्वल टू f बाय 4, f बाय 4। और उसी तरह से अगर हम मास को 2m लिखते हैं तो फोर्स क्या आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम, फोर्स आएगा f डैश इज इक्वल टू जी एम 2m अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि f डैश इज इक्वल टू 2f। आई होप आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। और ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो चुका है। अब से एकदम मजेदार चीजें शुरू होंगी, हम अच्छे अच्छे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेंगे, और आगे जो भी चीजें आने वाली है वो एकदम ऐसी होगी जिसको आपने देखा होगा लेकिन समझने की कोशिश की होगी लेकिन कभी समझ नहीं पाएंगे। और ऐसी मजेदार चीजों को हम अगले वीडियो से सीखना शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, उस बेल आइकन को बजाना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन हमें मिलती रहे। स्टे विथ अस, वर्कडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट, लर्न टुडे लीड टुमारो। थैंक यू।